वक्त पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में उन टॉप 10 कंट्रीज़ में से आता है जिनमें सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। कुछ ममालिक तो डूबने की फहरिस्त में डाल दिए गए हैं कि वो अगले 10-15 सालों में डूब जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। कि हमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है। जितनी अमवात हुई हैं वो बहने की वजह से नहीं हुई हैं, लोगों के घरों की छत गिरने की वजह से हुई हैं। नागहानी आफत है, कभी भी आ सकती है। फ्लैश फ्लडिंग की से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंट है वहाँ पे लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है। एक जान बचाना पूरी इंसानियत बचाने के बराबर है। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान में आए रोज़ शिद्दत के सैलाब देखने को मिल रहे हैं और इन सैलाबों की जद में कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और कई ख़ानदान बेघर हो चुके हैं। इसी मुताल्लिक बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं PhD स्कॉलर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट मिस सोफिया सिद्दीकी। इनसे जानेंगे कि कैसे इन ख़तरात से निपटा जा सकता है और हुकूमत और इदारे क्या क्या इक़दामात अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। एक तो आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में आपके साथ बात कर सकूं। पाकिस्तान में हालिया बरसों में सैलाब की शिद्दत में नहायत इजाफा देखने को मिला है। क्या इसकी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं या इसकी वजह आवाम की लापरवाही है? पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में उन टॉप 10 कंट्रीज़ में से आता है जिनमें सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात है जो कि एक सीजनल पैटर्न से शुरू होकर वन ऑन वन अगर आप देखें तो इंडिविजुअल एफ़र्ट्स तक वो चली जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों में मेरे ख़्याल से हमें बहुत ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत है बहैसियत कौम कि हम समझ सकें कि पाकिस्तान में जो मसाइल है उससे हम लोगों को किस तरह से बचा सकते हैं। अब जहां आपने ये बात की है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े इदारे ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी से भी बड़ा जो ख़तरा है इस वक्त ज़मीन को वो क्लाइमेट चेंज है। इसलिए क्योंकि इसके पैटर्न में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है। हमने एक और चीज़ देखी है कि गुज़िश्ता 4-5 सालों का अगर आप डाटा उठा के देखें तो हर साल जो दर्जा हरारत है ज़मीन का वो 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ कर रहा है। बहुत से दरिया, बहुत से समंदर इस वक्त इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि कुछ ममालिक तो डूबने की फहरिस्त में डाल दिए गए हैं कि वो अगले 10-15 सालों में डूब जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान पर मानसून बहुत हैविली इम्पैक्ट करता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एक और फिनोमेना देखने को मिल रहा है, वो है क्लाउड बस्ट की सिचुएशन, जो कि अभी आपने देखी होगी कि चकवाल में भी हुआ। चकवाल का जो इंसिडेंट है इट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि कैसे आउट ऑफ सडन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और फिर उसको मैनेज करना किसी भी मुल्क के लिए मैनेजेबल नहीं रहता। अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप अगर पिछले ही हफ्ते की स्टोरी देखें तो जुलाई के महीने में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो फ्लड्स आए हैं उनकी वजह से भी इतना ही इम्पैक्ट हुआ है। वहाँ पे अभी तक बहुत से बच्चे जो कैंप साइट्स में मौजूद थे, बच्चियाँ, वो अभी तक लापता हैं। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, फिर हमें उसके लिए तैयारियाँ क्या करनी चाहिए। आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान और मकामी इदारे इस पर क्या मौसर किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में आप मिनिस्ट्रीज से लेकर जो उसके ज़ैली इदारे हैं या अथॉरिटीज़ हैं उन सब की बात करें तो उनका पैटर्न थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट लेवल पे हमारे पास जो है PDMAs आती हैं, DDMAs आती हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट किस तरह से तैयार है। जो क्लाउड बस्ट का फिनोमेना है हमें वो देखें, अगर आप वो समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही वक्त में एक छोटे से इलाके में ज़्यादा सारी बारिश हो जाती है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है। जितनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ज़्यादा फॉल होंगी, सरगर्म होंगी, इन तमाम चीज़ों को हमें देखने में ज़्यादा आसानी होगी। हुकूमत पाकिस्तान अपने लेवल पे बहुत सारी कोशिशें कर रही है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सिमुलेशन एक्सरसाइजेज, NDMA जैसे जो इदारा है जो ख़ुद ये क्लेम कर रहा है इस वक्त कि वो प्रोएक्टिव मॉडल पे शिफ्ट हुए हैं। तो उन तमाम इदारों ने अपनी तमाम पॉलिसीज़ को साथ रखते हुए ये देखने की ज़रूरत है कि इनको इंटीग्रेशन करके आवाम की सतह पर हम लोगों को कैसे ट्रेन करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकें कि क्लाइमेट चेंज उनकी डेली लाइफ को मुतासर करने लगा है। बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं,
देखिए कम्युनिटी इज़ ऑलवेज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती है। तो जिस इलाके में आप रह रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आप कहीं पानी के आसपास तो नहीं रह रहे, आपको देखने की ज़रूरत है। आपने किसी नशेबी इलाके में कब्ज़ा करके या ज़मीन सस्ती मिल रही थी तो आपने वहाँ पे तो अपना घर नहीं बना लिया। तो ये तमाम मसाइल हैं हमारे, जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कम्युनिटी जब स्ट्रॉन्ग होगी, अपने सेल्फ इनिशिएटिव आप एक्शंस लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती जाएंगी। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर होने वाले सबसे ज़्यादा इलाके कौन से हैं, और उनकी जो सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हैं उनकी सबसे बुनियादी कमज़ोरियाँ क्या हैं? इस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि दर्जा हरारत जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ के ऊपर हो रहा है। तो व्हाट वी बिलीव द क्लाइमेट एक्टिविस्ट और क्लाइमेट के ऊपर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर्स इस वक्त जो है वो वनरेबल हो गए हैं, फटने की पोजीशन पे हैं, टूट रहे हैं। तो बारिश नहीं हो रही, सर्दियों में बर्फ़बारी नहीं हुई है। अब सूबे की सतह पर आते हैं जहां आप ये कह रहे हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा एक वाहिद सूबा है जहां पे ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी एज़ कम्पेयर टू KP ज़्यादा वनरेबल है, वहाँ पे ज़्यादा ग्लेशियर साइट है, वहाँ पे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों का इम्पैक्ट भी है। लेकिन हो ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में टूरिस्ट क्योंकि वो मैदानी इलाकों से गया होता है तो वो समटाइम्स समझ नहीं पाता कि इस जगह के डायनामिक क्या हैं, यहाँ पे फ्लड कितने टाइम पे आता है। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आज शायद मौसम खुशगवार है तो हमें ये देखना चाहिए। फ्लैश फ्लडिंग का जो फिनोमेना है वो नॉर्मली 30 से 35 मिनट के अंदर अकर हो जाता है और आपको उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही आपको लगे कि आप किसी दरिया के रास्ते में हैं या पानी के रास्ते में बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो या जो मर्ज़ी आपकी एक्टिविटी हो, लेकिन आप पहला फ्लैश फ्लड नोट करते हैं कि पानी आने लगा है तो आपको इमीडिएटली वो जगह छोड़नी होती है, जो कि अभी तक हमें ये देखने को नज़र आ रहा है कि हमारी आवाम तैयार नहीं होती। फिर कभी लोकल फंस जाते हैं, कभी बाहर से आए हुए लोग फंस जाते हैं। इस दफ़ा जो KP में इंसिडेंट सवात में आया है वो बहुत ही अलमनाक है कि एक ही ख़ानदान के बहुत सारे लोग एक साथ चले गए हैं। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या अगेन कम्युनिटी के ऊपर हम आ गए, क्या वहाँ पे कम्युनिटी प्रिपेयर्ड थी, क्या उन्हें पता था कि डेफिनेटली जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि पानी कितनी शिद्दत से आता है। सो हमें फ्लैश फ्लडिंग के लिए अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जब हम पहाड़ी इलाकों में हो, वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ गाड़ी चला रहे हो, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आप दरियाओं के रास्ते में पानी आपको ज़रा सा भी आता हुआ महसूस होता है तो आपको वो जगह छोड़नी होती है। एक और साइंटिफिक फिनोमेना मैं आपको के मीडिया के थ्रू लीड लेते हुए ये बताना चाहूँगी कि जब आपको लगे कि ज़मीन पे जो पानी की सतह है वो 1 इंच तक बड़ी बुलंद हो चुकी है, 1 इंच बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होता, तो आपको वो जगह फ़ौरन से छोड़ देनी चाहिए। जब आप पहाड़ से गुजरने वाले रास्तों में बैठे हुए हो, आप वहाँ पे गाड़ी भी लॉजिकली आपको वहाँ पे गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है एज अ सिटीज़न कि हम दरियाओं में से पानी में से अपनी गाड़ी गुजार रहे हों, और इस चक्कर में हमें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, बहुत सारे दरियाई इलाकों में हमें ये नज़र आता है कि लोग बह जाते हैं। कम्युनिटी लेवल पर लोग सैलाब के ख़तरात से बचने के लिए क्या इक़दामात अदा कर सकते हैं? क्या माजी में हमें कोई सक्सेस स्टोरी इस तरह की देखने को मिलती है? बहुत सारे हमारे पास ऐसे कम्युनिटी लीडर्स और हीरोज़ मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अब आप सवात इंसिडेंट पे ही वापस जाएं तो एक लड़का जो अपने घर से बोट लेकर आया था और उसने उस बोट के थ्रू एक जान बचाई। आपको पता है ना, एक जान बचाना पूरी इंसानियत बचाने के बराबर है। तो हमें ये सब कुछ समझने की ज़रूरत है कि हम एज अ इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है कि हम खड़े होकर लोगों को देखें, तमाशा देखें कि क्या हो रहा है, वीडियोस बनाएं। उस टाइम पे हमारा ये काम है कि हम गाइड करें कि किस तरह से हो सकता है। अब कम्युनिटीज़ को कैसे ट्रेन करना है वो एक गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी है। NGOs बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इसके ऊपर, लेकिन मेन फोकस गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को ऐसे तमाम इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है जिससे वो हर आम बंदे को जो दरियाओं के रास्ते में रहता है वो तैयार हो कि उसे स्विमिंग आती हो,
اسے پتہ ہو کہ اگر کمیونٹی میں کوئی بندہ پانی میں بہنے لگا ہے تو اسے کیا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. جس طرح سوات والے انسیڈنٹ میں ایک پورا گروپ پھنسا ہوا تھا, اس پورے گروپ کو ریسکیو کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ لوگ کھڑے ہو کے یہ دیکھتے رہے. اس وقت بہترین طریقہ یہ تھا کمیونٹی گائیڈ کرتی ہے, اگر ان لوگوں کو خود نہیں پتہ تھا, اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ گروپ بنائیں, ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑیں اور ایک ایک کر کے نکل آئیں. یہی طریقہ ہوتا ہے دریاؤں کے راستے میں جب آپ پھنس جائیں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دیں اور اکیلا نہ سمجھیں. آپ ایک ایک کر کے لوگوں کو بہتا ہوا دیکھتے رہیں گے تو یہ بہت آسان ہے. دیکھیں ایک بچہ بہ رہا تھا, آپ نے ہاتھ نہیں پکڑ سکے, ایک گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا. اگر یہ تمام لوگ اس وقت کسی رسی سے کسی وزنی چیز سے باندھ دیے جاتے تو ان کو وہاں سے ریسکیو کرنا ریسکیو اداروں کے لیے آسان ہو جاتا. اب جہاں تک ریسکیو کی کوتاہی کا ایک سوال میڈیا بہت زیادہ اٹھاتا ہے اس معاملے پہ, تو مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ وہ ماؤنٹینیس ٹرین ہے اور جہاں پر آپ 1 کلومیٹر کا ڈسٹینس اگر آپ شہر میں طے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سیدھی روڈ ہوتی ہے, آپ کو 2 سے 4 منٹ یا 7 منٹ لگ جائیں گے. لیکن جب آپ پہاڑی علاقے میں ہوتے ہیں تو وہی 1 کلومیٹر آپ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم کنزیوم کر لیتا ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں کیونکہ کمیونٹی کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے, سو لوگوں کو اپنے لیول پر خود سے تیار ہونے کے لیے گورنمنٹ کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہر انڈیویجول کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی جان کیسے بچانی ہے, اور میرے ساتھ اگر کوئی ایسوسیٹڈ ہے یا میں کسی کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے اس کی جان کس طرح سے بچانی ہے. اس کی میں بہترین مثال آپ کو بتاؤں گی. ایک ٹائم تھا, یو مسٹ بی ینگر ایٹ دیٹ ٹائم, پاکستان میں الیکٹریکیوشن کے بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے, بجلی لگ جاتی تھی. پھر ایڈورٹیزمنٹ کمپینز چلائی گئی, میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر کسی کو بجلی لگ رہی ہو تو آپ نے پلاسٹک کے جوتے پہن کے بچانے کی کوشش کرنی ہے, لکڑی کا سہارا لینا ہے, آپ نے اپنے آپ کو آئرن اور اس طرح کی چیزوں سے دور کرنا ہے. سو یہی سینیریو ہے بجلی سیلاب کی سچویشن میں بھی. ایک ناگہانی آفت ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. فلیش فلڈنگ کی سے ریلیٹڈ جتنے بھی انوائرمنٹ ہیں وہاں پہ لوگوں کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کے طور پر آپ حکومت پاکستان, میڈیا اور عوام کو کیا سجیشن دیتی ہیں؟ کیا مستقبل میں جو آنے والے سیلاب ہیں ان سے نمٹنے کے لیے انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں حکومتی سطح پہ بہت سارا ایسا کام کیا جا رہا ہے جو نچلے لیول پر نہیں پہنچ پا رہا, تو حکومت کے تمام کاموں کو اس نیچے تک پہنچانے کے لیے, اس کی انٹیگریشن کرنے کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم کمیونٹی لیڈرز کو انوالو کریں, مساجد کے علماء کو انوالو کریں, ٹیچرز کو انوالو کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جا سکے. دیکھیں اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں اچھا سے نہیں بتا پا رہے تو ہمیں کون بتاتا ہے؟ ہمیں ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں اپنے اساتذہ کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے, ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بتا سکیں اپنے بچوں کو چھوٹی کلاس سے ہی. آپ کو اپنے کریکولم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کلائمیٹ چینج کے تمام امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے. ابھی تک ہمارے کسی بھی کورس میں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ایسی نہیں موجود ہے جس میں بچے, لوگ, بڑے اپنے آپ کو تیار کر سکے, اویئر کر سکے. اب اگر ہم کمیونٹی کی ایک اور ڈفرینٹ انگیجمنٹ کو دیکھیں تو اس وقت اگر آپ کو اندازہ ہو تو بنگلہ دیش جیسے ممالک جو بہت زیادہ سیلاب سے امپیکٹ ہوتے تھے اور ان کے نشیبی علاقے ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے, تو وہ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر میں موو ہوئے ہیں. اگر آپ صرف پرسوں کا انسیڈنٹ دیکھتے ہیں جو چکوال میں وقوع پذیر ہوا ہے, اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جتنی اموات ہوئی ہیں وہ بہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں, لوگوں کے گھروں کے چھت گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور لوگوں کے گھروں کے چھت کیوں گرے ہیں؟ اس لیے گرے ہیں کہ وہ کچی عمارتیں تھیں اور وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تمام پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے نہیں بنائی گئی تھی. اگر سوسائٹی اپنے آپ کو ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی طرف موو کرے, کنکریٹ کی دیواریں بنانے کے بجائے ہم اپنے گھروں کی دیواریں ایسی بنائیں جس سے اگر سیلاب آئے تو وہ پوری کی پوری ایک ساتھ گرے. آپ سمجھیں زلزلہ جب آتا ہے تو جن جگہوں پہ, جاپان ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے اس کی, کہ جاپان نے اپنے آپ کو اتنا انفراسٹرکچر ریزیلینٹ بنا لیا ہے کہ اب ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ یہ 7 سے 8 ڈگری ریکٹر اسکیل کا جو ارتھ کوئک ہے وہ ان کے اوپر امپیکٹ نہیں کرتا, ان کی بلڈنگ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. اگر وہ کرے بھی تو بلڈنگ باقاعدہ ٹلٹ ہو جاتی ہیں مگر وہ گرتی نہیں ہے.
ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم ابھی تک کنکریٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم بلاکس سے گھر بنا رہے ہیں، ہم اپنی چھتیں سیلاب کے موسم سے پہلے تیار نہیں کرتے ہیں، پھر ہمارے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں سب سے بڑا فیلئر عوام کا اور انفراسٹرکچر کا ہے، اگر ہم عوام کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں تو مستقبل میں آنے والے جو سیلاب کے خطرات ہیں ان سے ہم پہلے سے ہی تیار ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔